बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। विजनरी वॉइसेस के प्लेटफॉर्म पे खुशामदीद। बांग्लादेश में 12 फरवरी को आम इंतखाबात होने वाले हैं। इस वक्त जो इलेक्शन कैंपेन है वो ज़ोरों पे है। तमाम पार्टियां मैदान में हैं, सड़कों पर हैं, बड़े बड़े जलसे हो रहे हैं। सोशल मीडिया पे एक बड़ी कैंपेन जो है वो चल रही है और सोशल मीडिया के ज़रिए से ही पाकिस्तान के अंदर भी, इंडिया के अंदर भी और पूरी दुनिया में इस कैंपेन पर नज़र रखी जा रही है। लोग ये देख रहे हैं कि अगला जो बांग्लादेश का मंजरनामा है वो क्या होगा और वहाँ पे कौन सी पार्टी और कौन सा इत्तेहाद हुकूमत बनाएगा। इस हवाले से हमने भी 2-3 प्रोग्रामात जो हैं वो पहले किए हैं। बांग्लादेश की सूरत हाल आपके सामने रखी है, चूँकि यहाँ पे इस्लामी तहरीक के जो कारकुनान हैं उनके अंदर भी एक ख़ास दिलचस्पी है कि वहाँ पे मंजरनामा क्या रुख इख्तियार करता है। इस्लामी तहरीक के कारकुनान भी इसके ऊपर नज़र रखे हुए हैं और चूँकि पाकिस्तान और बांग्लादेश एक वक्त में एक मुल्क रहे हैं तो यहाँ के आम लोगों के अंदर भी एक ख़ास दिलचस्पी जो है वो पाई जाती है। और भारत के मुकाबले में जो एक हिंदुत्व की वहाँ पे गलबा हासिल कर लिया उन्होंने और पूरे खित्ते के मुसलमानों को दबाना चाहते हैं, तो उस तनाजुर में भी जो बांग्लादेश का मुसलमान और पाकिस्तान का मुसलमान है वो एक जगह पे खड़ा है और एक दूसरे को बड़ी मोहब्बत से और क़ुर्बत की नज़रों से जो है वो देख रहे हैं। तो हमने इसके ऊपर 2 प्रोग्रामात पहले किए थे। आपने उनको बहुत मोहब्बत से देखा, आपकी आराब में मौसूल हुई और कुछ अब आपने कहा कि इस पे हफ्तावार जो 2-3 दिनों के बाद अपडेट्स जो है वो आने चाहिए ताकि एक सही सूरत हाल और सही मंजरनामा हमारे सामने जो है वो पेश हो। लेकिन खैर कुछ अरसे के बाद हम दोबारा बांग्लादेश की जो इस वक्त इंतखाबी मुहिम है वहाँ पे क्या फैक्टर्स जो हैं वो इस वक्त अहम है, इंतखाबी कंपेन किस तरह चल रही है, जमात की जो क़ियादत में इत्तेहाद है उसकी भी और BNP की भी। जमात ने वहाँ पे अपना एक विजन और मंशूर जो है एक बड़े प्रोग्राम में ढाका में वो पेश किया है। उसके अहम नुकात जो हैं वो क्या हैं। इस वक्त एक मामला आपके सामने चल रहा है कि T20 वर्ल्ड कप सामने है और बांग्लादेश ने उसका बाइकाट कर दिया है। पाकिस्तान अभी ये देख रहा है कि भाई वो पूरे वर्ल्ड कप का बाइकाट करे या पाक भारत जो मैच है उसका बाइकाट करे या एहतजाज की कोई दूसरी सूरतें जो है वो अपनाएं। तो इस वक्त ये सारी मंजरनामा और सूरत हाल हमारे सामने है। आज के इस प्रोग्राम में इन तमाम अमूर पे जो है वो हम गुफ्तगू करेंगे। आगाज़ हम जो जमात ने ढाका में अपना विजन एक मंशूर जो है वो नसरुल्लाह भी पेश किया है अमीर जमात ने, और पूरा एक जो उसका आप कह लें कि जो उसका पेशकश थी प्रेजेंटेशन वो स्टेज की भी और ख़ुद अमीर जमात की भी और मंशूर की भी, और वहाँ पे जो लोग मौजूद थे पूरी दुनिया के तमाम जो वहाँ पे ममालिक के सिफारतकार हैं वो मौजूद थे। ख़ुद बांग्लादेश की जो तमाम शोबहाए ज़िंदगी हैं उनकी नुमायाँ और नामवर लोग जो हैं वो मौजूद है। स्टूडेंट्स और तलबा नौजवानों की एक भरपूर नुमाइंदगी जो है वो वहाँ पे नज़र आई। तो आगाज़ हम इससे कर लेते हैं कि जमात इस्लामी ने वहाँ पे अपना विजन एक पेश किया है, उसके अहम नुकात क्या हैं और उसकी बुनियाद पे जो बांग्लादेश के मुस्तकबिल का मंजरनामा है वो क्या बन रहा है। बहुत शुक्रिया शम्स साहब, अगर आपकी इजाज़त हो ज़रूर। तो उससे पहले मैं एक छोटा सा नुक्ता बयान करना चाहूँगा। जनाब देखिए, तारीख़ के तालिब इल्म के तौर पे, सियासियात के तालिब इल्म के तौर पे, एक पॉलिटिकल वर्कर के तौर पे मैं ये समझता हूँ कि ये जो एक नैरेटिव बाज़ औक़ात बिल्ड किया जाता है जी हौसलों को पस्त करने के लिए कि देखें जी कामयाबी नहीं मिलती, देखें जी इतने साल हो गए हैं, देखें जी ये हो गया, देखें जी वो हो गया। तो देखिए शम्स भाई, जिस पार्टी को 2013 में आपने इलेक्शन से आउट कर दिया, बैन कर दिया, जिसकी क़यादत को आपने फांसियों पे चढ़ा दिया, उसके खून के साथ आपने वो कुछ चढ़ा दिया, हजारों के हिसाब से कारकुनान बंद कर दिए, पूरी लीडरशिप गिरफ्तार कर ली, हर जगह पे जेलों में डाल दी गई, बंदे गायब कर दिए गए। और जो लोग जेलों में रहे वो बहुत बड़ी तादाद उनकी है कि जो जिनके खिलाफ रजिस्टर्ड FIRs भी नहीं थी। बिल्कुल। तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ बुनियादी तौर पे कि चाहे ये इजिप्ट हो, मिस्र हो, आपने सर हर हरबा लगा लिया। फांसियाँ वहाँ पे भी रास्ता नहीं रोक सकी, फांसियाँ शम्स साहब यहाँ पे भी रास्ता नहीं रोक सकी, और फांसियाँ कहीं भी रास्ता नहीं रोक सकती। इसलिए जो आइडियालॉजिकल वर्कर है उभरेगा जितना के दबा देंगे। इसलिए जो भी एक नज़रियाती वर्कर है उसको मैं शम्स साहब ये ज़ाती तौर पे कहना चाहूँगा कि आप इस तारीख़ को भी अगर आप पढ़ें तो देखिए, अगर आप अपने नज़रिए पे खड़े हैं, करैक्टर के साथ खड़े हैं, डिग्निटी के साथ खड़े हैं, ऑनर के साथ खड़े हैं और पूरे कद के साथ खड़े हैं, तो सर कोई नीला, कोई पीला,
कुछ आपका नहीं बिगाड़ेगा, आप उभरेंगे और सब्ज रहेंगे और उभरेंगे, हैं? सब्ज रहेंगे, उभरेंगे और ऐसी, आप कह लें कि सर सब्ज रहेंगे और सर सब्ज रहेंगे, उभरेंगे और ऐसी आबोताब के साथ उभरेंगे कि दुनिया हैरान भी होगी, शशतर भी होगी। और इस वक्त हो क्या रहा है कि चाहे वो शम्स साहब इंटरनेशनल रिपब्लिकन इंस्टीट्यूट हो जी, चाहे वो अल जजीरा का इंग्लिश मैगजीन का सर्वे हो, चाहे वो इंडिपेंडेंट उर्दू का सर्वे हो, चाहे ढाका के अंदर अमेरिकन डिप्लोमेट की जो एक वीडियो लीक हो रही है, चाहे ऑडियो जो लीक हुई है वो हो, इंडिया के अंदर दर्जनों अखबारात के आर्टिकल्स हों, अमेरिकन इंस्टीट्यूट्स की रिपोर्ट्स हों, दुनिया भर की जो नज़रें हैं। और इससे आगे बढ़ के शम्स साहब जो बहुत बड़ी, ये तो वो है ना जो नज़र नहीं आती चीज़ें जी जी। अच्छा, जो नज़र आ रही हैं वो क्या है कि रोज़ाना कभी एक डिप्लोमेट आ रहा है, कभी दूसरा डिप्लोमेट आ रहा है और कभी तीसरा आ रहा है, कभी चौथा आ रहा है, गुलदस्ते हैं, बुके हैं फूलों के। डॉक्टर शफीकुर रहमान साहब हैं, उनके साथ टीम है और रोज़ाना ये काम जारी है। तो ये सारी की सारी जो मूवमेंट है ये बता रही है, चीख भी रही है, बता भी रही है, पैगाम भी है, बहार का, फूलों के खिलने का इंतज़ार भी है। ये बहार का पैगाम भी है और ये अब्दुल मालिक की जो शहादत थी जिसने ढाका की सरजमीन को सुर्ख किया था और उस्मान हादी की शहादत ने जिसको जिला बख्शी, तो ये सब निशानात मंजिल बता रहे हैं। उसमें भी आपकी इस बात से सैयद मुनव्वर हसन साहब की बात याद आई। मिस्र में जब इनकलाब आया और वहाँ पे इखवान जीत के आया तो एक नशिस्त में उन्होंने जो है वो कहा कि देखें वहाँ पे इनकलाब आया है, लेकिन इनकलाब से कोई एक दिन पहले, एक हफ़्ता पहले किसी को महसूस नहीं हो रहा था कि यहाँ पे कोई फसल पकी है और इसको जो है वो काटना है, इनकलाब जो है वो आया चाहता है। लेकिन एक बात उन्होंने, जो आपने भी नज़रियाती तहरीकों के हवाले से वो कहा, उन्होंने ज़बरदस्त जुमला बोला और कहा कि नज़रियाती तहरीकें जो है ना वो पानी की तरह सतह ज़मीन पे चलती रहती हैं, कब जो है वो फसल गुल जो है वो आ जाए सामने इसका कोई वो नहीं होता। नज़रियाती तरीके में वो रहती हैं मैदान में, अपना काम जो है वो करती रहती हैं। अल्लाह ताला जब हालात और असबाब और मौका पैदा कर देता है तो लोगों को हैरानी होती है कि अच्छा ये भी यहाँ पे जो है वो इस तरीके से जो है वो मौजूद थे और अब ये अचानक, वो अचानक नहीं होता, उनकी बरसों की और बाज़ का आप कह लें कि निस्फ सदी का और सदियों का एक मुसलसल काम होता है, अमल होता है जो आके जो है वो बोलता है और नज़र आता है। लोग उस पर हैरान होते हैं, लेकिन जो उसके साथ काम कर रहे होते हैं उनको उस पर कोई हैरानी जो है वो नहीं होती। ये हमने मिस्र में देखा है, ये बांग्लादेश में देखा है और ये किस वक्त पाकिस्तान में भी आपको ऐसा नज़र आएगा अच्छा यहाँ पे भी ऐसे लोग जो है वो मौजूद हैं जो इनकलाब के हवाले से जो है वो काम करें। तो अब हम आ जाते हैं जो जमात ने वहाँ पे अपना वीएन पेश किया और मंशूर पेश किया और एक बहुत अच्छा प्रोग्राम वहाँ ढाका के होटल में हुआ, तो उसके अहम नुकात क्या रहे, जमात ने क्या वहाँ पे आइंदा का मंजरनामा और खाका क्या बयान किया जमात? जी बहुत शुक्रिया शम्स भाई। ढाका में जमात इस्लामी ने अब इंटर कॉन्टिनेंटल होटल के अंदर अपनी समिट जिसको किया, वैसे तो उसके बहुत सारे निकात हैं लेकिन 3-4 बेसिक चीज़ें जिसकी तरफ जमात ने फोकस किया, हम उसकी तरफ इशारा करेंगे ताकि लोगों को ये अंदाज़ा हो जाए कि बुनियादी तौर पे ये एक विज़न है जो एक पार्टी अपने मुल्क के लिए दे रही है कि हम आएंगे तो क्या करेंगे, हम आएंगे तो बांग्लादेश कैसा होगा, हम आएंगे तो बांग्लादेश के अवाम के लिए क्या लेके आएंगे, हम आएंगे तो हमारे क्या ख्वाब हैं, हम आएंगे तो बांग्लादेश कैसा होगा, कैसा सब्ज होगा, कैसे लोगों के चेहरों पे खुशी होगी और क्या करेंगे। तो ये उनके वीएन के अंदर है और उन्होंने जो बड़ी खूबसूरत चीज़ें उसके अंदर रखी शम्स साहब, बहुत ही, जहाँ से मैं आगाज़ करना चाहूँगा 2-3 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। आपके इल्म में होगा कि बांग्लादेश के भी बहुत बड़ी तादाद के अंदर कुछ लोग बैरून मुल्क हैं जो फॉरेनर रेमिटेंसेज हैं। पाकिस्तान के अंदर भी आपने देखा होगा कि इस साल 42 अरब डॉलर से एक्सीड कर चुके, तो बांग्लादेश के भी बहुत बड़ी तादाद में लोग बाहर हैं। अपने मंशूर के अंदर एक चीज़ का शम्स साहब उन्होंने बहुत ही खूबसूरत इजाफा किया, मैं आगाज़ वहीं से करना चाहूँगा क्योंकि चीज़ ऐसी है कि उसको छोड़ा नहीं जा सकता, दिल नहीं करता। उन्होंने उसको नाम दिया शम्स साहब इंटेलेक्चुअल रेमिटेंसेस। ज़बरदस्त कि जो हमारे बंगाली भाई बाहर हैं, डॉलर तो आएगा, यूरो भी आएगा, सब कुछ आएगा, रियाल भी आएगा, रियाल सब कुछ आएगा, लेकिन वो जो टेक्नोलॉजी है, वो जो इल्म है, वो जो स्किल है, वो जो महारत है, तो उसके लिए उन्होंने एक पोर्टल अभी से बना दिया है ताकि वो सारे का सारा स्किल, नॉलेज, टेक्नोलॉजी
जो पूरे बंगाली दुनिया के अंदर फैले हुए हैं, तो उसके ज़रिए से सिर्फ वो वाला रेमिटेंस नहीं आएगा, ज़हनी सलाहियतें आएंगी, स्किल्स आएंगी, टेक्नोलॉजी का शिफ्ट होगा और पूरे का पूरा बांग्लादेश उसके नतीजे के अंदर उससे आगे बढ़ेगा। दूसरा, उन्होंने जो इकोनॉमी का बहुत अच्छा विजन दिया, वो लेबर बेस्ड इकोनॉमी की बजाय उन्होंने नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी के ऊपर फोकस किया। तो ये स्ट्रक्चर पूरे का पूरा चेंज कर देगा इकोनॉमी की जो पूरी सिचुएशन है। और आज के दौर में जितनी भी चीज़ें आप शम्स साहब देख लें तो जाहिर है कि आपकी पर कैपिटा इनकम कितनी है, आपका ग्रोथ रेट कितना है, डेवलपमेंट बजट कितना है, आपका आर्मी का बजट कितना है, तो ये सारी चीज़ें काउंट करती हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि इकोनॉमी का एक ऐसा शिफ्ट होगा बांग्लादेश के अंदर कि लेबर आज के दौर के अंदर आपको अंदाज़ा है कि उसके नतीजे में प्रोडक्शन कितनी होती है, और टेक्नोलॉजी के ऊपर जब आप शिफ्ट होते हैं तो उसकी आप कह लें कि कॉस्ट भी कम होती है और दीगर उसकी जो प्रोडक्ट्स हैं उसकी बेहतर हो जाती है। बहुत सारे मामला हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ा टर्न होगा बांग्लादेश की इकोनॉमी के अंदर। और बांग्लादेश की इकोनॉमी पहले भी एक अच्छी पस मंजर है ना कि बांग्लादेश टेक्सटाइल में दूसरे नंबर पे है दुनिया भर में, तो वो उसमें लेबर ही काम करती है। तो अब अगर वो टेक्नोलॉजी पे शिफ्ट हो जाएगी तो उससे आप अंदाजा लगा लें कि एक और बूस्ट है जो उनको मिलेगा। और उसके साथ साथ जो उन्होंने बहुत खूबसूरत चीज़ें रखी टैक्सेशन के हवाले से शम्स साहब, कि उन्होंने टैक्स को 19% से कम करके 19% कम कर दिया। और इसी तरह जो वैल्यू एडिड टैक्स है उसको भी 10% से कम कर दिया। और जो पहले 3 साल का उन्होंने अपना विजन दिया, जिसमें बिजली है, जिसमें पानी है, जिसमें गैस है, तो 3 साल तक बांग्लादेश की ये जो पूरी इंडस्ट्री है, 3 साल तक यहाँ पे किसी किस्म का टैक्स का इजाफा नहीं किया जाएगा। तो ये मैं समझता हूँ कि बांग्लादेश की इकोनॉमी के लिए ये एक बहुत बड़ा आप कह लें कि फ्यूल का काम करेगा, जिससे पूरी ऑलरेडी बांग्लादेश की इकोनॉमी, जिस तरह मैंने पहले बात की है, और ये वाला जो इंजेक्शन लगेगा उसके नतीजे के अंदर बांग्लादेश की इकोनॉमी एकदम बूम की तरफ आगे बढ़ेगी। अच्छा, इसी तरह शम्स साहब बड़ी खूबसूरत चीज़ उन्होंने जो रखी ख़ास तौर पे आईटी के लिए, नौजवानों के लिए, जी जनरेशन के लिए शम्स साहब बहुत बड़ी, मैं ये समझता हूँ, जी जनरेशन इनकलाब लाई है वहाँ पे, तो उनकी बड़ी तवक्कुआत होंगी ऑब्वियसली। तो इसलिए उन्होंने कहा कि 5 लाख जो ग्रेजुएट्स हैं उनको मुलाजमतें ना मिलने तक 10,000 माहाना उनका जो टका है वो देंगे और ये रिबा फ्री होगा, सूद फ्री होगा। इसी तरह 2030 तक आईटी के शोबे के अंदर 20 लाख नई मुलाजमतें क्रिएट करेंगे, 5 लाख फ्री लॉन्सर्स को हम सपोर्ट करेंगे, और जिसे हम अपनी तहसील कहते हैं, उनकी अपनी उपजिला उसको कहते हैं, तो क्या चीज़ उपजिला जिसे वो कहते हैं। तो हर तहसील हेडक्वार्टर के ऊपर ऐसी स्किल्ड वर्कर को पैदा करने के लिए वो जो इंटेलेक्चुअल रेमिटेंस आएगी उसके नतीजे के अंदर लोकल लोगों को तैयार करने के लिए, तो 20 लाख वो और 15 लाख ये, तो आप अंदाज़ा लगा लें कि 35 लाख जी जनरेशन वेल स्किल्ड, वेल ट्रेंड जब आएगी, तो एक तरफ वो वाला आपका पूरे का पूरा इंडस्ट्री का सेक्टर है टेक्सटाइल का, एक तरफ आपका आईटी का सेक्टर है, पूरा बंगाली जो बाहर है वो कौम के साथ कंधे से कंधा मिला के जब खड़ा होगा, तो हम ये समझते हैं इसके अंदर बहुत सारी और चीज़ें। उपजिला से ना मुझे एक बड़ी दिलचस्प बात याद आ गई। अभी ये लोग हैरान है ना कि जमात इस्लामी इतनी मकबूल है। हसीना वाजिद के दौर में, जब हसीना वाजिद ने इलेक्शन वो जीत गई 2009 वाला और आगे गवर्नमेंट में, तो वहाँ पे बल्दियात का इलेक्शन हुआ। उस वक्त बीएनपी और जमात अलायंस में थे, तो उसके जो 2 पहले मरहले थे ना, उसमें हसीना वाजिद के मुकाबले में जमात इस्लामी ने ज़्यादा सीटें ली वहाँ पे उपजिला की, उसमें ना सतह पे तो जमात के और अवामी लीग के जो उसके आप कह लें नाजमीन या नायब, उसमें वो बराबर थे। मतलब उनको 104 थे, इनके 102 थे। तो तीसरे मरहले में उनको झुल्लू फेर के वो बराबर करनी पड़ी। मतलब पहले 2 मरहले वो हार गए थे और तीसरे मरहले में झुल्लू फेर के उनको जो है वो बराबर करना पड़ा। तो जमात की जड़ें जो है वो बिल्कुल निचली सतह पे पहले से मौजूद है, जारी रखा। तो ये बुनियादी तौर पर उसका एक विजन है, उसकी एक रिफ्लेक्शन है। वैसे तो डिटेल्ड रिपोर्ट है, लेकिन ये उसका एक ग्रेजुएट्स के लिए, आईटी के लिए, मुल्क की मईशत के लिए, टैक्सेशन क्या करेंगे और आईटी सेक्टर के अंदर नौजवानों के लिए क्या करेंगे, ये एक रिफ्लेक्शन है जिसकी तरफ उन्होंने ये जो समिट की, उसने दुनिया की
अटेंशन को ग्रैब किया। तमाम ममालिक के सफारतकार वहाँ पे मौजूद थे, सफारतकार मौजूद थे, और बड़े बड़े जितने भी बांग्लादेश के इंटेलेक्चुअल्स हैं, माइंड्स हैं, तमाम लोग वहाँ पे मौजूद थे। और एक बहुत ही खूबसूरत, उसकी एक बुनियादी वजह है कि लोग वहाँ पे समझ रहे हैं कि ये हुकूमत संभाल सकते हैं, हुकूमत में आ सकते हैं, तो वो देखना चाह रहे हैं, सुनना चाह रहे हैं, समझना चाह रहे हैं कि भाई इनका विजन है क्या। असल में शम्स साहब देखिए, यहाँ पे सिर्फ मैं ये बात करके अपनी बात को ख़त्म करूँगा, आपकी तरफ चलते हैं। आपने बहसियत लीडर विजन देना होता है और ये बिलीव करवाना होता है कि यू कैन डू, आप गेम को चेंज कर सकते हैं। जब आपने बहसियत लीडर इस बात को पॉलिटिकल वर्कर को बिलीव करवा दिया, तो अगली गेम फिर वर्कर कर ही लेता है। और मैं ये समझता हूँ इस मौके के ऊपर जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, जो स्टैटिस्टिक्स आ रही हैं, जो सर्वेज आ रहे हैं, वो सर्वेज सारे के सारे ये बता रहे हैं कि इंशाल्लाह ये जो हमारी क़यादत है इस वक्त वहाँ, इसने शो भी किया है, इसका इंटेलेक्चुअल लेवल भी ठीक है, एबिलिटी और कैपेसिटी भी ठीक है। इसलिए हम ये समझते हैं कि इंशाल्लाह ताला ज़मीन से और लोगों से जुड़ी हुई ज़मीन से और लोगों से जुड़ी हुई तहरीक है। तो हम ये समझते हैं कि इंशाल्लाह एक बड़ी खुशखबरी का, बड़ी पेशकदमी का पेश खैमा बनेगी इंशाल्लाह। माशाल्लाह, आपने बहुत तफसील के साथ जमात का जो वहाँ पे विजन है और मंशूर है उसको बयान किया है। लोगों को एक अंदाज़ा होगा कि ख़ुद इस वक्त जमात इस्लामी भी जो उसकी बॉडी लैंग्वेज है और जो उसकी प्रेजेंटेशन है, जिस तरह मैंने कहा प्रोग्रामात की और रैलीज़ की, आप वो देखेंगे तो ऐसे लंबी बहार नज़र आती है टोपियों की, और उसमें जो है वो बांग्लादेश का झंडा कभी पीला कभी नीला कभी सब्ज़ जो है वो एक देखते हुए भी आंखों को भला लगता है। तो खैर, उससे लगता ही है कि खुद जमात इस्लामी महसूस कर रही है कि हम हुकूमत में आ रहे हैं। वो कहते हैं तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली आ चुकी है, तब्दीली आ गई है। तो बांग्लादेश के तनाजुर में तब्दीली ये आई है। ये देखें, ये तो सूरत हाल इधर भी हो सकती है और उधर भी हो सकती है, लेकिन वो एक प्रशांत किशोर है इंडियन, आजकल तो इंडिया की बात करना, मिसाल देना वैसे अच्छा है कि दे देते हैं, हम तो ज़रा खुले दिल वाले हैं जी, वुसअत वाले हैं। वो एक मिसाल देते हैं कि इलेक्शन आप उस वक्त लड़ें, गुराया साहब, ये जो भी इलेक्शन लड़ता है उसके लिए अहम है, आपके लिए भी अहम है। अगर आप इलेक्शन लड़ना चाहें और अपने यहाँ को डेरा वेरा बनाना चाहें इसके लिए, तो प्रशांत किशोर ने इसके ऊपर ना बात रखी है। उसने कहा कि इलेक्शन उस वक्त लड़ो जब तुम पहली 2 पोजीशनों पे हो। ठीक है, ठीक है, कैसी बात, आप इलेक्शन हल्के में लड़ रहे हो या ऊपर वाली उसमें हो, तो उसमें हम इजाफा ये कर सकते हैं कि भाई पहले 2 में हूँ या ना हूँ, लेकिन अपने आप को समझो 2 में ही। बिल्कुल ठीक। और उस जहनीत के साथ जो है आपने इलेक्शन कैंपेन करनी है कि मैं इलेक्शन जीत रहा हूँ। अच्छा, जमात इस्लामी के तनाजुर में हम ज़्यादा बेहतर अंदाज में समझ सकते हैं कि वहाँ पे भी इक़ामत दीन की बात है, इस्लाम की बात है, नज़रिए की बात है, नज़रिए पे खड़े होकर कुर्बानियाँ भी दी हैं उन्होंने, लेकिन ज़हन ये है कि इलेक्शन हम जीतने जा रहे हैं। तो वो जो जीतने जा रहे हैं उसी तरह का उन्होंने अपना मंशूर भी पेश किया है, विजन पेश किया है, और उसी तरह की ज़बरदस्त किस्म की इलेक्शन कैंपेन जो है वो दोनों तरफ से नज़र आ रही है। अच्छा, हमारे यहाँ एक चीज़ की तस्वीर ज़रूरी है, लोगों ने ये समझ लिया कि शायद हम जीत गए हैं या जमात इस्लामी जीत गई, बस अब हुकूमत में आके बना, तो ऐसा नहीं है। और मेरा ख्याल है कि अपने आप को एक बड़े झटके से महफूज बनाने के लिए जो BNP की क़यादत में इत्तेहाद है उसकी जीत का इम्कान भी उतना ही रखना चाहिए, बल्कि मैं तो कहता हूँ कि थोड़ा सा जो है वो ज़्यादा रखना चाहिए जितना जमात इस्लामी का। अच्छा, इस वक्त जो है वो जब से तारिक रहमान वापस आए हैं बांग्लादेश में, जो BNP के सरबराह भी हैं, खालिदा ज़िया के बेटे हैं, बड़े, तो कैंपेन तो उनकी भी ज़बरदस्त हो रही है। ऐसा नहीं है कि छोटे छोटे बड़े बड़े जलसे हो रहे हैं यहाँ पे, मतलब पाकिस्तान में तो जो इस वक्त वहाँ पे जलसे हो रहे हैं, यहाँ पे उस तरह के बड़े जलसे होना देखे हुए बड़ा लंबा अरसा हो गया खुद जमात इस्लामी के भी। अच्छा, और चूँकि आपके इल्म में आपने मेरे ख्याल में बांग्लादेश का दौरा भी किया, गए हैं आप वहाँ पे? हाँ, आपने वहाँ का दौरा भी किया, तो आप ज़्यादा बेहतर तरीके से समझते होंगे कि 18 करोड़ की आबादी है, लेकिन पंजाब से जो रकबा है उसके मुकाबले में 3 गुना कम है, मतलब 1 लाख मुरबा किलोमीटर उसका है, इसका कोई 3-4 लाख है पंजाब उसका। तो इतने बड़ी आबादी में उस तरह के वो नहीं है कि भाई एक ज़िले से या दूसरी जगह से जो वहीं के लोग जो हैं वो लोकल इकट्ठे होते हैं। बड़े बड़े जलसे जो हैं वो इस वक्त BNP भी कर रही है और जमात इस्लामी भी कर रही है। जमात इस्लामी की क़यादत में 11 पार्टियाँ, एक पार्टी निकली थी इस्लामिक आंदोलन, तो एक और पार्टी उसमें जो है वो शामिल हो गई। तो इस वक्त वो भी 11 पार्टी अलायंस जो है वो इस वक्त लड़ रहा है, और BNP की क़यादत में जो है वो 30 पार्टी या 28 से 30 पार्टियों का एक अलायंस है जो इलेक्शन लड़ रहा है। लेकिन उसमें एक अच्छी बात यह है कि जमात की क़यादत में जो इलेक्शन है, आप कह लें अलायंस है,
उसके अंदर कोई इख्तलाफ वाली बात इस वक्त जो है वो नहीं है। सबको अपनी अपनी सीटें मिल गई हैं और सब अपनी अपनी सीटों पे बहुत एक भरपूर किस्म की कैंपेन करने की कोशिश कर रहे हैं। बीएनपी में बगावत है, वहाँ पे कोई 50-70 के करीब लोगों ने अपने कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं और पार्टी का फैसला मानने से उसमें इनकार कर दिया। तो ये बहरहाल अगर वहाँ पे एक स्पॉइलर वोट होता है 5-10 हज़ार का, तो ये बहरहाल उनकी जो इख्तलाफ है वो इसमें एक अहम रोल जो है वो अदा करेगा। अच्छा, ख़ुद जमात इस्लामी भी समझ रही है कि हम हुकूमत में आ रहे हैं और जो बैनुल अक़वामी क़ुव्वतें हैं और सर्वेस के इदारे हैं, मीडिया के इदारे हैं, वो भी समझ रहे हैं कि भाई नाम भी है लेकिन आ सकते हैं। ठीक है, इसलिए आपने ख़ुद भी बात की उस पर कि ढाका में कोई भी सिफारत खाना ऐसा नहीं है और ये पाकिस्तान में इस तरह की सूरत हाल हम देखने में हमें नहीं मिलती। जमात इस्लामी की क्या किसी भी पार्टी के हवाले से, चाहे वो जीत रहे हों या हार रहे हों, तो किसी मतलब एक दो तो मिल लेते हैं कभी यूके का और अमेरिका का, लेकिन एक लाइन लगी हो कि एक निकल रहा है और दूसरा जो है वो आपके दफ्तर में दाखिल हो रहा है, तो वो वाली कैफियत नहीं है। तो वो इस वक्त की जो सूरत हाल है वो ये है कि बीएनपी से भी ज़्यादा, ये हैरान कुन है ख़ुद हमारे लिए भी, कि बीएनपी से ज़्यादा जो सफ़ीर हैं वो जमात इस्लामी की लीडरशिप से वहाँ पे मिल रहे हैं। अमेरिका से लेके और बरतानिया और फ्रांस और चाइना और फलां वो एक लाइन जो है वो लगी हुई है। तो उनका भी अंदाज़ा और ख़्याल यही होगा कि मुमकिन है ये लोग हुकूमत में आ जाए तो ज़रा जहन पढ़ने की कोशिश करें कि इम्कान ये हो सकता है कि बीएनपी का जहन शायद उन्हें पहले से पढ़ा हुआ है, ये मालूम है उन्हें, और अवामी लीग नहीं है लेकिन ज़ाहिर हुकूमत में रहे तो उनका भी उनके बारे में मालूम है। जमात के हवाले से शायद वो मालूमात लेना चाहता है या उनकी बात को और नज़रिए को समझने के लिए भी एक जो है वो हो सकता है। अच्छा, इस तरह मीडिया के इदारों का आपने जो है वो हवाला दिया, तो वहाँ पे भी भारत में तो एक लिहाज से जिस तरह है ना, जो कोहराम मचा हुआ है वो उनके जो यूट्यूबर्स हैं और पॉडकास्टर्स हैं और अखबारात हैं और टीवी चैनल हैं कि ये पता नहीं कोई इस्लामिस्ट आ जाएंगे तो क्या करेंगे। ठीक है, ये ख़तरे के तौर पे जो बड़ा ख़तरा है वो तो यही है कि पाकिस्तान से मिल जाएंगे। अच्छा, वो बीएनपी भी है तो भी उसको प्रो पाकिस्तानी समझा जाता है, बीएनपी को भी अवामी लीग प्रो इंडिया है, बीएनपी जो है वो प्रो पाकिस्तान है या नहीं वो एक अलग बात है, लेकिन समझा जो है वो यही जाता है कि भाई ये उस तरफ जो है वो जाएंगे। लेकिन ख़तरा इंडिया के हवाले से ये है कि ये पाकिस्तान के साथ जो है वो ज़्यादा मिल जाएंगे। सर्वेस का आपने जो है वो बताया, तो वहाँ पे एक प्रोग्राम में हमने पहले भी हवाला दिया था, बात की थी, वो तकरीबन उसी तरह की सूरत हाल है कि नेक टू नेक जिसको कहते हैं, बराबर की सतह पे जो है वो खड़े हैं बीएनपी और जमात इस्लामी। तो इसमें इत्तेहादी जो हैं वो एक फ़ैसला करेंगे कि भाई जो जीता है, जो स्विंग वोटर्स है वो भी बांग्लादेश में बहुत ज़्यादा है, 40% के करीब कहा जा रहा है कि भाई स्विंग वोटर्स है, जिसने अभी फैसला करना है कि वो किस तरफ जो है वो जाएगा। मैंने बताया कि भाई सर्वेस भी जो है वो बड़े नेक टू नेक किस्म के जो है वो चल रहे हैं। अच्छा, उसमें भी एक चीज़ जो है ना वो समझने वाली है, ये जो सर्वेज हैं वो बाज़ का लोगों का ये ख्याल होता है कि शायद ये जेली किस्म का या कोई इस तरह की, तो वह है नहीं, इसलिए कि इस वक्त जो फैक्टर्स हैं वहाँ की पॉलिटिक्स में वो भी इन सर्वेस की हिमायत करने वाला है। ठीक है जी, और ये जो पाकिस्तान और इंडिया का मामला है वो भी वहाँ पे सट चट के बोल रहा है इनकलाब के वक्त से अब तक। अब वर्ल्ड कप में भी उसमें जो है वो एक वो भर दी है। तो तीन चीज़ें जो है ना वो समझने वाली हैं। एक तो ये है कि जब उस्मान हादी वहाँ पे शहीद हो गए तो उसके बाद से जो भारत मुखालिफ जज्बात हैं वो इस वक्त उरूज पे हैं, इसके ऊपर हमने पहले जो है वो बात की थी। इसी तरह जो इनकलाब लाने वाले तलबा हैं, जेनजी है, वो जमात इस्लामी के साथ मिल गए हैं। जो नौजवानों की यूथ का एक बड़ा हिस्सा बिल इत्तफाक मतलब जो शिविर के साथ हैं वो भी, और फिर ये एनसीपी उसके साथ मिल गए, तो एक लिहाज से उन्हीं का जो है वो गलबा हो गया। और तीसरी जो है वो चीज़ समझने वाली है, अभी जो वर्ल्ड कप की एक कंट्रोवर्सी हुई है वहाँ पे बांग्लादेश जो ने बाइकाट कर दिया है, पाकिस्तान जो बांग्लादेश की साइड पर खड़ा है। तो जो आप कह लें भारत के ख़िलाफ़ क़ुव्वतें हैं सबसे बड़ी, वो तो एनसीपी है और जमात इस्लामी है, और सर्वेज में फिर ज़ाहिर है कि उसने उसको रिफ्लेक्ट करना है। तो इस वक्त हमें जो विजन है और मंशूर है और जो सर्वेज हैं और जो ज़मीनी हकीकत है वो एक दूसरे के साथ जो है वो जुड़ी हुई नज़र आती है। और उम्मीद तो यही है कि ये जो आप कह लें चीज़ें हैं ये एक हकीकत में बदलेंगी, और उम्मीद यही की जा सकती है कि एक अच्छा नतीजा जो है वो इन सारी चीज़ों के नतीजे में सामने आएगा। ये बहुत ज़बरदस्त कैंपेन है इस वक्त शम्स साहब, जो पूरे बांग्लादेश के तूलो अर्ज़ में चल रही है। नारे हैं, जोश है, जज्बे हैं, और पॉलिटिकल वर्कर की हैसियत से अगर हम देखें शम्स साहब, तो जहाँ उम्मीदें हों, उमंगें हों, ख्वाहिशात हों, तब्दीली हो, बहार हो, कोई भी आए, ज़ाहिर ये जद्दोजहद है। आपने अपना पॉलिटिकल एक विजन पेश किया है और आपने पब्लिक के सामने गए हैं। अब पब्लिक का ये राइट है कि जिसको वो मैंडेट दे
तो उसके मैंडेट का एहतराम करना चाहिए। तो इट्स अ गुड साइन फॉर ऑल द पीपल ऑफ बांग्लादेश। लेकिन ये मसला होता है कि इस्लामिस्ट आ जाए तो उनके पब्लिक मैंडेट का एहतराम मेरा ख्याल कहते हैं कि इस हवाले से हमें जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं जी, हमें इस हवाले से एक दूसरे के साथ इस रेफरेंस में बात करनी चाहिए कि देखिए हर सतह पे ऊपर से लेकर नीचे तक इस्लामिस्ट के हवाले से तो बहरहाल दुनिया हमेशा सेंसिटिव रहती है, बहुत सारे सेंसर्स लगे होते हैं। अच्छा, रिपोर्टें भी पॉलिटिकल इस्लाम ना आ जाए, पॉलिटिकल इस्लाम ना आ जाए। लेकिन उसके साथ मैं शमसब समझता हूँ, मैंने एक किताब का मुताला किया, इंसानी दुनिया पर मुसलमानों के उरूज ज़वाल का असर। अच्छा, उस किताब का क्रक्स ये था शमसब कि मुसलमान तो खैर मुतासर हुए ही सो हुए उस डिक्लाइन के नतीजे के अंदर, तो मुसलमान असल मुतासर ही नहीं थे। असल मुतासर तो वो दुनिया है कि जो उस आफाकी पैगाम से मुतासर हुई, उसको उस निज़ाम ने अपनी शिकंजे के अंदर लिया कि जिस निज़ाम ने आज देखें चूल्हे हिला दिए, शर्क से गर्ब तक और शमाल से जनूब तक एक जुल्म का निज़ाम है, चाहे वो सूद पे मबनी निज़ाम हो, हुकूमतों को ब्रेक करना, इंसानों को तहे तेग कर देना, तो ये वो को अगवा कर लेना, कत्ल कर देना। तो ये वो निज़ाम है कि जिसने दुनिया को किया। असल में ये वो निज़ाम है कि जो इस्लाम को एक खौफ बना के पेश करता है। और मुसलमान की तस्वीर कभी भी आप शमसा बिलखुसूस इंग्लिश मीडिया में देखें, और मैं बिलखुसूस अपने पॉलिटिकल वर्कर से, यूट्यूबर से, वो लोग जो राइट विंग को सपोर्ट करते हैं उनसे जरूर कहना चाहूँगा कि देखिए आप कभी भी देखेंगे शमसा इस्लामिस्ट की तस्वीर पता क्या पेश की जाएगी, इतनी लंबी दाढ़ी, और कभी भी जब वो नारे लगा रहा होगा ना, ऐसे उसका मुंह खुला हुआ होगा और ऐसे लगेगा कि खूनखार दरिंदा, ताकि क्या पता चले कि भाई ये अगर आ गए ना क्या करेंगे, तो क्या करेंगे। असली ये वो खौफ है जो दुनिया पहले तारी कर देती है। तो हम इस मौके पे मैं ये समझता हूँ पूरी दुनिया को हमें ये मैसेज देना है कि नहीं, हम आएंगे तो पीस आएगा, हम आएंगे तो खुशहाली आएगी, हम आएंगे तो तब्दीली आएगी। यही जमात इस्लामी बांग्लादेश पैगाम दे रही है और हमें पूरी दुनिया को यही देना है कि हम आएंगे तो आपकी आंखों में उम्मीद के दिए जलेंगे, हम आएंगे तो बच्चे स्कूल जाएंगे, हम आएंगे तो अमन आएगा, हम आएंगे तो रिबा, ये जो इंसानों की गर्दनों के ऊपर सूद का निज़ाम इन्होंने डाला हुआ है, हम आएंगे तो इसको ख़त्म करेंगे, हम आएंगे तो बेटियों की इज्जत होगी, हम आएंगे तो भाइयों को रोज़गार मिलेगा, हम आएंगे तो आपकी आंखों में दिए जलेंगे और पूरी दुनिया सुख का सांस लेगी। अदल का निज़ाम होगा, इंसाफ का निज़ाम होगा। जी बिल्कुल, आप जिस तरह कह रहे हैं कि ये पॉलिटिकल इस्लाम की वजह से ना मुख्तलिफ जगहों पे सेंसर्स लगे हैं और लोग इससे खौफ, मतलब ये एक तो वैसे ही तकसीम कर दी ना ख़राब किस्म की, ये सूफ़ी इस्लाम है, ये सियासी इस्लाम है, ये मजहबी इस्लाम है, ये फलाना वाला इस्लाम है। तो इस पर अर्दगान की एक बड़ी मशहूर तकरीर है जिसमें वो कहते हैं कि इस्लाम इस्लामी है, ये तुमने क्या जो है वो ये लगाई बता रहे हो, उसके ऊपर भी जो है वो ज़्यादा बात आती है। लेकिन मसला ये है, और इसकी ट्विटर पर मुख्तलिफ जो लोग हैं उनके साथ तो बातचीत होती रहती है कि इनके लिए जमहूरियत वो है जिसमें कट्टे किस्म के कुछ सेकुलर और वो है, जहाँ पे ये चीज़ हो के भी इस्लामिस्ट भी इक़्तिदार में आ सकते हैं जमहूरी तरीके से, और आपके अपने तयशुदा मैदान और अपने तयशुदा उसूलों के मुताबिक वो आ सकते हैं। तो वो कान जिस तरह कहते हैं खड़े हो जाते हैं और ज़ुबानें जो हैं वो ज़हर उगलने लगती हैं, और उसको फिर रोकने की कोशिश, और उसमें कोई अखलाकियात, कोई उसूल, कोई चीज़ जो है वो सामने नहीं हो, बस इनको क्रश कर दो, इनको मार दो, इनको हटा दो। अच्छा, आप देखें कि भी आसमा जहांगीर जो है वो पाकिस्तान में एक लिहाज से एस्टेब्लिशमेंट मुखालिफ है, मार्शाल्लाह मुखालिफ का चेहरा है और वो कायदे में बड़ी बहादुर, अच्छा थी भी चलें। लेकिन आज बड़े एक अजीब व गरीब किस्म का एक क्लिप रात मैंने देखा अल जज़ायर के हवाले से, और उसमें वो कह रहे थे कि वहाँ पे जो इस्लामिस्ट हैं वो आ गए थे। एक तो उनकी मालूमात इंतहाई नाक़िस और कमज़ोर सी थी कि वो आ गए थे तो उनको जो है वो हटाया गया, और जहाँ पे भी आना चाहें तो उनको रोकने की कोशिश करनी चाहिए। मतलब ये आपकी जमहूरियत है, ये आपका सेकुलरिज्म है कि अगर वो अच्छा, और उसमें मालूमात भी गलत हैं, किसने कहते मैंने कहीं पढ़ा था, गलत पढ़ा था। पहली बात तो ये थी कि इस्लामिक फ्रंट तो जो है वो उसको इक़्तिदार मुंतकिल ही नहीं हुआ, तो इक़्तिदार मुंतकिल नहीं हुआ तो उसकी क्या जिम्मेदारी उनके ऊपर है। हुआ ये नसरुल्लाह भाई कि इस्लामिक फ्रंट जो है वो बना वहाँ पे, और उसमें सिर्फ इस्लामिस्ट नहीं थे। अच्छा, और ये भी एक फ़र्क है कि मौलवी और इस्लामिस्ट में, यहाँ पे जो मौलवियों से डराए थे ना, मदरसे के पढ़े लिखे लोग हैं, जब भी वो भी तो इंसान ही हैं, खैर उन पर भी वो नहीं है, लेकिन उनका तस्वर इसी तरह से भी कि एक तो जिस तरह आपने बताया कि खुनखार किस्म के लोग हैं, दूसरे के 1400 साल पुराने हैं, कोई दुनिया से मतलब लोगों से कोई ताल्लुक।
अच्छा, जो इस्लामिस्ट हैं वो उस तरह के लोग नहीं हैं भाई, वो आपकी ही तरह की यूनिवर्सिटियों के पढ़े हुए हैं, आप ही की तरह के मज़ामीन पढ़े हुए हैं, आप ही की तरह उन्होंने दुनिया को जो है वो देखते और जो है वो समझते हैं, लेकिन ज़िंदगी अपने दीन के मुताबिक गुजारना चाहते हैं, आपके अपने सेकुलर उसूलों के मुताबिक कि भाई आप कैसे ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं उससे हमें जो है वो नहीं है। साथ में वो ये कहते हैं कि हम अपनी भी मुआशरे, जहाँ पे मुआशरे का आता है फिर उनको मसला, खैर मसला होने लगता है। तो वहाँ पे सिर्फ इस्लामिस्ट नहीं थे, ताजर तंग आए हुए थे, ताजरों की तहरीक थी, उसको लीड जिस तरह भी जमात इस्लामी ने बांग्लादेश में लीड इस्लामिक फ्रंट ने किया, और जो तलबा हैं, यूथ है, वहाँ के स्टूडेंट्स हैं, वो उसमें जो है वो शामिल थे। तो वो एक इलेक्शन नहीं 2 इलेक्शन जीते। 1990 में उन्होंने बल्दियाती इलेक्शन जीता, उसको तो उन्होंने जो है वो किसी न किसी तरह बर्दाश्त कर लिया। 1991 में वो आम इंतखाबात जीत गए, ठीक है जी। लेकिन जुल्म इन्होंने ये किया, और जो इनकी मालूमात भी नाकिस हैं, जुल्म ये किया कि उनकी जीत को तस्लीम करने से ना सिर्फ इनकार कर दिया, बल्कि इंतखाबी नताइज कबूल नहीं किया, बल्कि मार्शल लॉ लगा दिया वहाँ पर, फौज ने इक़्तिदार पर कब्जा कर लिया। तो ये आसमा जहांगीर साहबा का वो है कि फौजी इक़्तिदार, मतलब अगर इस्लामिस्ट जो हैं वो जमहूरियत के ज़रिए से इक़्तिदार में आए तो वो गड़बड़, वो ना मतलब है कुछ होने लगता है उन्हें, ठीक है जी। वो अब अलजायर का मामला हो, मिस्र का मामला हो, ट्यूनिस का मामला हो, या बांग्लादेश का मामला हो, लोग डराते हैं इसी उसमें कि भाई पाकिस्तान में भी हुआ तो पहले तो रोकने की कोशिश करते हैं, कहीं से आप आ भी गए तो फिर आपके साथ भी जो है वो अलजायर वाली एक मिसाल है। अब मिस्र को देखें, मिस्र में अखवान एक साल में 3-4 इलेक्शन जीते, मतलब वो कौमी इलेक्शन जीते, वो सिदारती इलेक्शन जीते, वो वहाँ पे आइन साजी के वजह से रेफरेंडम हुआ, वो भी जीते। एक साल में एक कुव्वत ने 3 दफ़ा कामयाबी हासिल की, उसको सीसी साहब ने उलट दिया, और ना सिर्फ उलट दिया बल्कि हज़ारों के हिसाब से लोग वहाँ पे शहीद कर दिया जाए। तो हमारे जो सेकुलर्स और जो जमहूरियत पसंद और फलां फलां वो हैं, उनके लिए डिक्टेटरशिप, लोगों का कत्लेआम, ये सब कुछ काबिल कबूल है कि इस्लामिस्ट जो हैं वो कहीं पे इक़्तिदार में ना आ जाए। ट्यूनिस में जो राशिद गन्नौशी साहब सबसे बड़ी पार्टी है उसमें पार्लियामेंट में, और उन्होंने सबको साथ मिला के चलने की कोशिश, मतलब उस तरह जाके जिस तरह कहते हैं ना कि आगे कब्जा भी नहीं किया, लेकिन वहाँ पे उनको इस वक्त जेल में डाला हुआ और वो अंदर है। तो ये कहीं पे भी खौफ महसूस करते हैं कि इस्लामिस्ट जो है वो आ जाएं, तो उसके लिए फिर सारा कुछ रवा हो जाता है कि भाई कोई जमहूरियत नहीं, कोई इंसानी हुकूक नहीं, कोई इंसानी जान की हुर्मत नहीं, किसी चीज़ का, इनको बस रोक किसी को, आपको अमेरिका से मदद लेनी पड़े, फ़ौज से लेनी पड़े, सारे उसूल अखलाकियात सारी चीज़ें साइड पे जो है वो हो जाती हैं, और वो सारा कुछ जायज़ जो इस वक्त जो वहाँ के बांग्लादेश की सूरत हाल है वो ये है कि जो गैर यकीनी की कैफियत थी वो तो ख़त्म हो गई, और अब ये लग ये रहा है, अगरचे हल्के फुल्के इक्का दुक्का वाक़यात जो हैं वहाँ पे हो रहे हैं, कभी किसी उम्मीदवार जिस तरह उस्मान हादी पे हमला हुआ, शहीद हो गए हुए, इक्का दुक्का वाक़यात मजीद भी हुए हैं, और एनसीपी के जो रहनुमा हैं ढाका से इलेक्शन लड़ रहे हैं, नासिर पटवारी और इस तरह के दूसरे, उनके ऊपर भी जो है वो हुए, एक आध जगह पे जमात के जो लोगों को साथ रोकने की कोशिश, लेकिन ये बहुत हल्की सतह के है, और इलेक्शन में इस तरह के हो जाते हैं, किसी न किसी जगह पे जो है वो चीज़ें हो जाती हैं। तौर पे अच्छी कंपेन है, बड़ी कंपेन है, एक दिन में 4-4, 5-5 जलसों से डॉक्टर शफीक साहब मीर जमात भी खिताब कर रहे हैं, तारिक रहमान भी खिताब कर रहे हैं, जो उम्मीदवारान है वो अपनी सतह पे जो है वो कंपेन जो है वो करें, एक अच्छा माहौल जो बना हुआ है, और लग यही रहा है कि इलेक्शन इस पे जो है वो हो जाएंगे। लेकिन इंडिया जिस तरह हमारे यहाँ हमने बात की कि उसकी भी नज़रें लगी हुई हैं, हालात जमात की तरफ जाते हुए बिल्कुल वाज़े तौर पे वो हों तो कुछ भी हो सकता है, फिर उसमें जो है वो आप कोई भी बड़ा वाक़या, खुदा ना खास्ता कोई भी बड़ा वाक़या, सारी जो इंतखाबी मुहिम और कंपेन है उसको वो डरील कर सकते हैं। लेकिन उसमें भी जो उनकी भी इस वक्त तरजीह नज़र आती है वो ये आती है कि यूनुस गवर्नमेंट जो है उनके ख्याल में वो तो पूरी जमात इसके पाकिस्तान के साथ जाके खड़ी हुई और पाकिस्तान उसके साथ जाके खड़ा हो जाए, तो इस नेक्सस को तोड़ने के लिए इलेक्शन तो होने दें, जो एक नज़र आ रही है, ठीक है। और उसमें वो उम्मीद ये कर रहे हैं कि जैसे हमारे था ना छोटी बुराई और बड़ी बुराई, तो वो बीएनपी भी उनके ख्याल में है बुराई, उनकी तो पसंद अवामी लीग है, लेकिन चलें ये जमात के मुकाबले में छोटी बुराई है, तो इसको हम जो है वो कबूल कर लेते हैं, ये इलेक्शन जीत के आएंगे, हुकूमत बनाएंगे तो इंडिया के साथ जो है वो ताल्लुकात ज़रा सा थोड़ा सा बेहतर हो जाएंगे। तो खैर 12 फरवरी को इलेक्शन है, उम्मीद तो यही है कि इलेक्शन जो है वो हो जाएगा, और हुकूमत ने भी ऐलान किया कि हम इलेक्शन के बाद फौरी तौर पर इंतकाल इक़्तिदार करेंगे, 4-5 रमज़ान से पहले 4-5 दिनों के अंदर हम कोशिश करेंगे कि भाई ये हल्फ वगैरह की चीज़ें जो है वो हो जाए, इक़्तिदार खुश उसलूबी से जो है वो मुंतकिल कर दिया जाए। तो खैर जमात इस्लामी भी जीत सकती है, उसका भी इम्कान मौजूद है, बीएनपी भी जीत सकती है, उसका भी इम्कान मौजूद है। जो भी जीते उनकी जीत बांग्लादेश के लिए भी एक खुशहाली का और अमन का और तरक्की का जो है वो सफ़र का आगाज़ साबित हो, और पाकिस्तान और बांग्लादेश के ताल्लुकात के हवाले से भी उम्मीद यही है। और भारत जिस तरीके से
एक हिंदुत्व नज़रिए के ज़ेर असर भारत के अंदर भी मुसलमानों को मारने की और दबाने की और झुकाने की और जो भी एक हरकतें हो सकती हैं वो कर रहा है। बांग्लादेश और पाकिस्तान के हवाले से भी उसके नज़रियात और उसके जो ख्यालात हैं वो सबके सामने ही हैं। तो मिलकर और मुत्तहद होकर जो भारत की हेजमनी है और भारत के गलबा है उसको कंट्रोल में रखने के लिए, चेक रखने के लिए और उसके मुकाबला करने के लिए उम्मीद यही है कि जो भी बांग्लादेश में हुकूमत बनेगी वो पाकिस्तान के साथ और पाकिस्तान और के साथ इस हवाले से ताउन करेंगे और आगे बढ़ेंगे इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया शम्स साहब। ये दुनिया हर लहजा बदलती है। आज जो कुछ आपने तज्जिया किया जनाब, कल आने वाले हालात क्या होंगे, दुनिया इतनी तेज़ी से पलटे खाती है कि इंसान को अंदाज़ा नहीं होता। लेकिन बहरहाल जिद्दोजहद, कशमकश, कोशिश, उम्मीद के साथ आगे बढ़ते रहना और इस कशमकश के अंदर से ही रास्ते निकालना लीडरशिप का काम है, क़यादत का काम है। और जितनी बड़ी कुर्बानियों के बाद बांग्लादेश की क़यादत ने रास्ते निकाले हैं, हम उम्मीद करते हैं इंशाअल्लाह ताला कि जितने बड़े क्राइसिस से गुजर के आए हैं, तो उम्मीद यही है कि इंशाअल्लाह ताला ये जो क्राइसिस नज़र आ रहा है बज़ाहिर कि कुछ ऐसी एफर्ट्स हों, कोशिश हों। यकीनन दुश्मन कोशिश करता है, लेकिन मैं शम्स साहब ये समझता हूँ, मेरा एक पुराना नैरेटिव है कि दुश्मन अगर नस्ली किस्म का हो ना तो ज़िंदगी का मज़ा बहुत आता है, ज़िंदगी बड़ी जानदार हो जाती है। लेकिन दुश्मन अगर हिंदू की तरह का ना, बगल में छुरी मुंह में राम राम और 2 नंबरियां, हिंदू को तो नहीं, पूरी हम मजहब हिंदुत्व हाँ, उसे आप कह लें, तो इसका मज़ा नहीं आता। दुश्मन तो देखे ना, पुराने ज़माने में शम्स मज़ा आता था ना कि आना मरहब, ठीक है, आओ मेरे मुकाबले के ऊपर आओ, तो फिर मुकाबले का मज़ा आता था। उसके मुकाबले के अंदर जब निकलते थे, आपकी बात से वो सलाउद्दीन अय्यूबी याद है। दुश्मन इस तरह का होता है कि दुश्मन का घोड़ा मर जाए तो अच्छा घोड़ा उसको पेश कर देंगे, आओ तुम्हारा घोड़ा है, मिलके मैदान में मुकाबला करें, मैदान में मुकाबला, ठीक है ना। तो मुसलमान तो दुश्मन को इस तरीके से ट्रीट करते हैं। तो हमारी तो ये तारीख है, इसलिए हम इस किसी भी दुश्मन को वेलकम करते हैं। लेकिन इस मौके के ऊपर हर पॉलिटिकल वर्कर को हम ये कहते हैं कि जागते रहें, नज़र रखें, कनेक्ट रहें और आपस में जुड़े रहें। ये जो साजिशी और कॉन्स्पायरेसीज़ का दौर है, इस कॉन्स्पायरेसीज़ के दौर के अंदर आपको अपनी चीज़ों को लेके चलना, फर्मली स्टैंड करना और दुनिया को ये बावर करवाना, इस वक्त हमारा ये काम है। हमारे पास टूल्स मौजूद हैं, जी जनरेशन है हमारे पास। हमने ये दुनिया को बावर करवाना है कि असल ट्रू पिक्चर जो है, जिस तरह आपने बात की कि हम घोड़ा पेश करते हैं, हम सर पेश करते हैं, हम दस्तार वालों को सलामत रखते हैं, हम इज्जत करते हैं बेटी की, बहन की, माँ की, और हम परिंदों को, जानवरों को, फिर हम जहाँ जाते हैं, जो जंग जीतते हैं, वहाँ पे अमन आता है, खुशहाली आती है। तो इंशाअल्लाह ये खुशहाली है, ये खुशखबरी है आने वाले दिनों की। दुनिया शर्क और गर्ब के अंदर तब्दील हो रही है, बहार है, ख़िज़ां है, नारे हैं, जोश हैं, जज्बे हैं, वलवले हैं, उम्मीद हैं, ख्वाब हैं। और ये ख्वाब इंशाअल्लाह ताला ज़रूर शर्मिंदा ताबीर होंगे। वो किसी ने कहा था शम्स साहब जनाब कि उफ़क़ की सुर्ख कबा से सुराग मिलता है जी। और मैं ये शेर अब्दुल मालिक और उस्मान हादी के नाम कर रहा हूँ। उफ़क़ की सुर्ख कबा से सुराग मिलता है, हमारा खून सितारों में जगमगाएगा, हमारे बाद कहाँ ये वफा के हंगामे, कोई कहाँ से हमारा जवाब लाएगा। तो इंशाअल्लाह ये सुर्ख खून, ताज़ा खून जगमगाएगा, रंग लाएगा, इनकलाब की तब्दीली का पेश खैमा साबित होगा। जुड़े रहें, हम इंशाअल्लाह इलेक्शन से पहले एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। जो भी अपडेट्स होंगी वो आपके साथ शेयर करेंगे। और हाँ, आखिरी गुजारिश में तमाम व्यूअर से ये करना चाहूँगा कि अगर इस नैरेटिव को हमने फैलाना है, मिल के साथ चलना है, तो इस वॉर के अंदर खामोशी अब जुर्म है। आपको टीम बनना होगा, साथ देना होगा, साथ चलना होगा। साथ चलेंगे, नैरेटिव बनेंगे और इंशाअल्लाह ताला कामयाबी मिलेगी और बयानियाँ भी बनेगा और बयानियाँ चलेगा भी, और वो कुछ करेंगे जिसका दुनिया ने तसव्वुर भी नहीं किया था। कनेक्ट रहिए, जुड़े रहिए, देखते रहिए, खुश रहिए, शाद और आबाद रहिए, जिंदाबाद रहिए। जिंदाबाद
पाकिस्तान पाकिस्तान पाइंदाबाद।